हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, आरआरबी जेई फॉर्म भरने से पहले दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल ज़रूर देखें, ताकि दोस्तों अगर आप फॉर्म भर देते हैं और एक नोटिफिकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, अगर इसे बगैर जाने हुए अगर आप फॉर्म भर देते हैं, अगर आपका फॉर्म भरने के बाद आपका फॉर्म बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बहुत से लोग कोई भी फॉर्म रेलवे का आता है तो वो बगैर जाने हुए फॉर्म भर देते हैं। ख़ास करके मैं आरआरबी जेई का बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोग जो आरआरबी जेई का फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जब उनका फॉर्म भरने के बाद जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको मतलब सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है। अगर आप फॉर्म भर भी दे रहे हैं तो आपका फॉर्म भरना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आपके लिए मैं बहुत ही आज इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, आरआरबी जेई का फॉर्म भरने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च के बारे में फॉर्म भर रहे हैं, इस सबसे पहले आप देखिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स में क्या मांगा गया है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें B1 है। ये सब कुछ आप दोस्तों अपने माइंड में सेट कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि B1 के लिए आपको क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, क्या क्या आपको फिज़िकल के लिए मांगा जाएगा, तभी आप इस फॉर्म को भरिए। अगर आप केमिकल सुपरवाइज़र का फॉर्म भर दिए और B1 के बारे में नहीं जानते, जब आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा तो आपको सिलेक्शन के टाइम में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसी के बारे में मैं आपको आज डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या आपको एलिजिबल चाहिए जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप B1 को सब कुछ नोट करके रखिएगा अपने माइंड में कि B1 के लिए केमिकल सुपरवाइज़र है। फिर दोस्तों मेटलर्जिकल के लिए सुपरवाइज़र के लिए जो है वो B1 है। फिर मैं आपको B1 लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि B1 की क्या क्या कंडीशन है मेडिकल में। तो दोस्तों, जूनियर इंजीनियर के लिए C1 है। ये सब आप दोस्तों अपने माइंड में भी सेट कर लीजिए। इसके बारे में मैं अभी आपको तुरंत बताऊंगा कि B1 C1 क्या है। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए B1 है। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए A3 है। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन के लिए A2 है। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए A3 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के लिए C1 है। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल पी वे एंड ब्रिज के लिए दोस्तों A3 है। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन के लिए C1। ये सारा कुछ अपने माइंड में सेट याद करके रखिए। मैं आपको सारा अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि B1 C1 A1 है क्या। जूनियर इंजीनियर वर्क्स के लिए C1 है और जूनियर इंजीनियर सिविल वर्क रिसर्च के लिए B1। इसी तरह दोस्तों आप वीडियो को आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं, या फिर इसे आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर डिज़ाइन सिविल के लिए B2 है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए C1 है। जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन्स के लिए A3 है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए B1 है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिज़ाइन वर्कशॉप के लिए C1 है। जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल के लिए B1 है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पावर के लिए A3 है। ये दोस्तों जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए C1 है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिज़ाइन के लिए B2 है। केमिकल और मेटलर्जिकल के लिए असिस्टेंट के लिए B1 है। फिर दोस्तों जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए B1 चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड। और फिर जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के लिए C1। फिर डिज़ाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन के लिए C1। फिर जूनियर इंजीनियर SNT टेलीकम्युनिकेशन C1। जूनियर इंजीनियर SNT टेलीकम्युनिकेशन A3। रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए B1। फिर जूनियर इंजीनियर SNT सिग्नल के लिए A3। जूनियर इंजीनियर SNT वर्कशॉप के लिए A3। फिर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए C1 चाहिए। फिर दोस्तों इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि B1 C1 है क्या। तो मैं आपको बता दूँ जो B1 C1 है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं A3 के लिए आपको जब आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, जब आपका CBT1 CBT2 और DV जब हो जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में अगर आप A3 में किसी पोस्ट में ये A3 आता है तो आपको डिस्टेंस विज़न में डिस्टेंस 6/9 और 6/9 मतलब हो गया कि विथ और विदाउट ग्राफ। मगर आपको 2D मतलब -2 या +2 का पावर अगर आप पहनते हैं चश्मा पावर, तो आपको 9 फीट की दूरी में आपको कोई अल्फ़ाबेट पढ़ने के लिए बोल दिया जाएगा। अगर आप 9 फीट की दूरी में अगर अल्फ़ाबेट को नहीं पढ़ते हैं, 2D ग्लास का पावर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप नहीं पढ़ पाते तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह फिर नियर विज़न सामने का जो चीज़ जो ऑब्जेक्ट होता है उसका आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा, बगैर ग्लास का भी और ग्लास का भी। 0.6 होना चाहिए, 0.6 मतलब हाफ फीट का होना चाहिए, आधा फीट का। फिर आपका कलर विज़न टेस्ट होगा, बाइनोकुलर विज़न टेस्ट होगा, नाइट विज़न टेस्ट होगा, मेसोपिक विज़न। फिर अगर दोस्तों आप B1 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डिस्टेंस विज़न जो चाहिए, मतलब 9 फीट और 12 फीट
की चीज़ें आपसे पढ़ाई जाएगी, बगैर ग्लास का भी, बगैर चश्मा का भी और चश्मा का भी। इसमें जो आपका पावर लेंस का जो पावर होगा 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब -4 से या फिर +4 से आपका पावर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 फीट और 12 फीट में दूरी से आपको पढ़ाया जाएगा। इसी तरह सामने की चीज़ आपको 0.6 फीट की होनी चाहिए, बगैर चश्मे का और चश्मे का भी। इसमें भी आपका कलर विज़न टेस्ट होगा, बाइनोकुलर विज़न टेस्ट होगा, नाइट विज़न टेस्ट होगा, मेसोपिक विज़न टेस्ट होगा। B2 के लिए दोस्तों आपको 9 फीट और 12 फीट की दूरी में आपको -4 चश्मे का पावर होना चाहिए, बगैर ग्लास का भी, बगैर चश्मे का भी और चश्मे का भी। 9 फीट का दूरी चाहिए या फिर 12 फीट की दूरी में आपको अल्फ़ाबेट को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए बोला जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर नियर विज़न मतलब सामने की चीज़ आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। 0.6 फीट मतलब आधे फीट की दूरी में आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। इसमें भी आपको बाइनोकुलर विज़न सिर्फ टेस्ट होगा, इसमें कलर विज़न टेस्ट नहीं होगा। C1 दोस्तों, C1 में ज़्यादा दिक्कतें हैं दोस्तों। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगाया गया है कि जो दूरी का ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें से आपको 12 फीट और 18 फीट की अल्फ़ाबेट्स को पढ़ना है, और इसमें आपको बगैर चश्मे का भी और चश्मे के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी चश्मे का पावर नहीं दिया हुआ है, इसमें कंडीशन नहीं है दिया, मतलब अगर आपका -2 है, -4 है, -6 है, जितना भी आपका पावर है आप चश्मे लगाकर भी पढ़ सकते हैं, बगैर चश्मे का भी पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों फिर सामने का जो चीज़ है आधे फीट का होना चाहिए, बगैर ग्लास का और ग्लास का। दोस्तों ये रहा आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट रेलवे के बारे में, RRB JEE के बारे में। अगर यह फॉर्म भर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल शेयर कर दें, ताकि जो लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को, वो इस ज़रूरी बात को नहीं जान रहे, वो अपने फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इस बात को जान सके। तो दोस्तों इसी तरह आप मेरे चैनल से रोज़ नई अपडेट लेना चाहते हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।